नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं रोजर्स का व्यक्तित्व का सिद्धांत को लेकर के। रोजर्स ने जो व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया है उसको हम साम्प्रतिक सिद्धांत या स्व सिद्धांत के नाम से जानते हैं। दरअसल आप अगर जानेंगे तो साम्प्रतिक सिद्धांत को ही हम स्व सिद्धांत के नाम से जानते हैं, जो कि किसने दिया है? कार्ल रोजर्स ने दिया है। वो कौन सा सिद्धांत है? तो व्यक्तित्व का सिद्धांत है। इसको हम और भी नाम से जानते हैं, जैसे कि आत्मनिष्ठ सिद्धांत या आत्म सिद्धांत या आत्मनिष्ठ सिद्धांत भी कहा जाता है। व्यक्तिपरक सिद्धांत या व्यक्तिगत सिद्धांत या व्यक्तिनिष्ठ सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। तो अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है। तो कार्ल रोजर्स के द्वारा एक व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया जाता है, जिसको कि अनेकों नाम से जाना जाता है। सबसे पहले उसको हम साम्प्रतिक सिद्धांत के नाम से जानते हैं, या स्व सिद्धांत के नाम से जानते हैं, या आत्म सिद्धांत या आत्मनिष्ठ सिद्धांत के नाम से जानते हैं, या व्यक्तिपरक या व्यक्तिनिष्ठ सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अब इन्होंने इनका जो सिद्धांत है ये मुख्य रूप से मानव के प्रकृति पर इन्होंने बल दिया है। अर्थात मानव की जो प्रकृति होती है वो किस प्रकार का व्यक्तित्व का निर्माण करता है, उस पर इन्होंने भरपूर बल दिया है। तो कुछ इनका जो की पॉइंट को सबसे पहले हम देखेंगे, क्योंकि हम परीक्षा के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो उसको हमें देखना बेहद जरूरी होगा। तो इसमें जो की पॉइंट है वो स्वतंत्रता, फिर स्वतंत्रता के अलावा विवेकपूर्णता, पूर्णतावाद, परिवर्तनशीलतावाद। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग इनके द्वारा की पॉइंट दिए गए हैं, और भी हम कुछ लिख ही देते हैं। आत्मनिष्ठता, अलक्षणता, विषम स्थिति, इत्यादि इनके जो व्यक्तित्व का सिद्धांत इन्होंने जो दिया है, स्व सिद्धांत या साम्प्रतिक सिद्धांत, इसमें कुछ इनका की फैक्टर है जिसको कि हमें जानना आवश्यक होता है। मूल फैक्टर जो है इन्होंने इस पर बहुत बल दिया है। किस पर? तो स्वतंत्रता पर, विवेकपूर्णता पर, पूर्णतावाद पर, परिवर्तनशीलता, आत्मनिष्ठता या फिर अलक्षणता, विषम स्थिति वगैरह वगैरह जो बहुत सारे की पॉइंट हैं उस पर इन्होंने भरपूर बल दिया है। अगर हम देखें तो इन्होंने जो व्यक्तित्व का शरीर का गठनात्मक है वो गठनात्मक पर इन्होंने बिल्कुल भी बल नहीं दिया है, बल्कि इन्होंने 3 पक्षों को रखा है। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो साम्प्रतिक सिद्धांत है, ये साम्प्रतिक सिद्धांत को इन्होंने 3 चरणों में विभाजित किया है। अगर हम ऐसा कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो इनका पहला है तो व्यक्तित्व के स्थायी पहलू, फिर व्यक्तित्व की गतिकी और व्यक्तित्व का विकास। ये 3 इनके द्वारा जो साम्प्रतिक सिद्धांत दिया गया है, इनको इन्होंने 3 चरणों में विभाजित किया है। अगर ऐसा कहें कि 3 चरणों में विभाजित किया है, जिसमें कि व्यक्तित्व का स्थायी पहलू, व्यक्तित्व की गतिकी और व्यक्तित्व का विकास। इसमें हम एक एक पक्षों को हम जानेंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। तो हम एक एक पर पहले से आते हैं। व्यक्तित्व का जो स्थायी पहलू है, व्यक्तित्व के स्थायी पहलू पर हम सबसे पहले आते हैं। तो उसमें इन्होंने 2 पक्ष रखे हैं। इसके 2 पक्ष रखे हैं। इसमें एक है प्राणी और दूसरा है आत्मन।
अब प्राणी क्या है, इन्होंने जो प्राणी का को कहा है कि प्राणी क्या है, कि उसमें शारीरिक पक्ष भी होते हैं और शारीरिक पक्ष भी होते हैं, शारीरिक पक्ष भी होते हैं, और दूसरा पक्ष कौन सा होता है, मनोवैज्ञानिक पक्ष भी होता है। तो शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों पक्ष जब काम करते हैं तो उसकी क्या होती है, अनुभूतियों पर काम करता है। तो अनुभूतियों पर काम करता है मतलब क्या है कि चेतन अचेतन का जो योग होता है उस पर काम करता है। कोई भी प्राणी जो होता है उसमें कुछ चेतन अवस्था होता है, कुछ अचेतन की अवस्थाएं होती हैं, उन दोनों का सम्मिलित रूप जो होता है तो उसको इन्होंने प्राणी का नाम दिया है कि ये प्राणी का भाग होता है। अब इन्होंने आत्मन को कहा है कि ये आत्मन क्या है। तो आत्मन के बारे में इन्होंने कहा है कि आत्मन पर इन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किया है। ये इस बात को समझिए कि आत्मन पर सबसे ज्यादा इन्होंने फोकस किया है। आत्मन के बारे में इन्होंने कहा है कि आत्मन वो पक्ष होता है जो कि अनुभवों का एक स्वरूप होता है। अर्थात जब व्यक्ति कुछ अपने बारे में कुछ अनुभव करता है तो वो अनुभव वो शुरुआत से अर्थात शैशवावस्था से लेकर के शैशवावस्था में जब बच्चा बहुत छोटा होता है वहाँ पर कैसा, तो वो मूर्त रूप को ही अनुभव करता है कि जो भी चीज़ उसको दिखाई देता है केवल उसको अनुभव करता है। फिर जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो अप्रत्यक्षण का भी अनुभव करता है, अर्थात जो मूर्त नहीं है अमूर्त चीज़ें हैं उसका भी वो प्रत्यक्षण करता है, अनुभव करता है। तो अर्थात अनुभवों का एक सागर आप कह देंगे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो इन्होंने इस आत्मन को भी दो भागों में डिवाइड किया है। अब दो भागों में जो डिवाइड किया है इन्होंने कहा है कि एक होता है आत्म संप्रत्यय, एक होता है आत्म संप्रत्यय और दूसरा होता है आदर्श आत्मन। आदर्श आत्मन, इस बात को समझिए। अब इन्होंने आत्मन को दो भागों में डिवाइड किया है। पहला कहा है कि आत्म संप्रत्यय। अब आत्म संप्रत्यय से मतलब क्या है कि आत्म संप्रत्यय में अनुभूतियों का जो स्वरूप होता है वो अपने आप के लिए ही होता है। अर्थात हम अपने बारे में जो ही मुख्य रूप से जब हम सोचते हैं, अपने लिए जब हम सोचते हैं, अपने अनुभवों के आधार पर अपने लिए जब हम सोचते हैं, वो आत्म संप्रत्ययात्मक आत्मन इन्होंने माना है। और कहा है कि जो भी कुछ प्रत्यक्षण होता है व्यक्ति का, जो भी अनुभूतियां होती हैं और जो भी प्रत्यक्षण व्यक्ति का होता है वो उसमें सारी चीजें सही ही नहीं पाई जाती है। कई बार ऐसा होता है कि जो चीज प्रत्यक्ष हमारे होते हैं वो उसमें कई बार तो सही भी पाया जाता है, कई बार गलत भी पाया जाता है। तो उसको उन्होंने आत्म संप्रत्यय कहा है। फिर आदर्श आत्मन इन्होंने कहा है कि आदर्श आत्मन के बारे में एक मनुष्य का, हर एक मनुष्य का एक प्रकार से चरित्र होता है जो कि वो अनुभव करता है कि किसी भी एक व्यक्ति को अपना एक आदर्श मान लेता है। तो किसी भी को आदर्श जब मान लेता है तो वो व्यक्ति क्या सोचता है कि हम उसी के जैसे बने, उसी के जैसे हम दिखें, उसी के जैसे हमारी बोली हो, उसी के जैसा हमारा व्यवहार हो, उसी के जैसा हमारा भी सम्मान हो, आत्मसम्मान हो, हर एक चीजें हमारी भी उसी के जैसे हों। तो एक जब किसी के बारे में वो अपना विचार बना लेता है, अपने एक आदर्श, अपनी छवि और उनको लगता है कि उसी के जैसा ही हम भी बने, ऐसा जब कर लेता है तो उसको हम आदर्श आत्मन के नाम से जानते हैं। अब फिर व्यक्ति की गतिकी, अब हम दूसरे पक्षों में चलते हैं। तो व्यक्तित्व की जो गतिकी होती है इसको इन्होंने वस्तुवादी प्रवृत्ति माना है। क्या माना है? तो वस्तुवादी प्रवृत्ति, इसको इन्होंने वस्तुवादी प्रवृत्ति कहा है कि लोग क्या करते हैं, अपने अनुभव के आधार पर जो भी चीजें सीखते हैं, जो भी चीजें हासिल करते हैं, वो वस्तुवादी प्रवृत्ति की ओर क्या करते हैं, वो जाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए इन्होंने दो पक्षों को रखा है। इसके लिए भी इन्होंने दो पक्षों को रखा है। पहला, अनुरक्षण आवश्यकता, अनुरक्षण आवश्यकता, और दूसरा समृद्धि आवश्यकता, समृद्धि आवश्यकता।
अब यहां पर देखिए, वस्तुवादी प्रवृत्ति अर्थात व्यक्तित्व की जो गतिकी है, इनको इन्होंने क्या कहा है? वस्तुवादी प्रवृत्ति। अर्थात कोई भी प्राणी, कोई भी मनुष्य क्या करता है, अपने अनुभव के आधार पर जो भी महसूस करता है वो किस में जाने की कोशिश करता है? तो वस्तुवादी प्रवृत्ति में जाने की कोशिश करता है। इस वस्तुवादी प्रवृत्ति को इन्होंने दो पक्षों में डिवाइड किया है। एक अनुरक्षण आवश्यकता होता है, दूसरा समृद्धि आवश्यकता होता है। अनुरक्षण आवश्यकता क्या होता है? जिसकी रक्षा की जा सके, अर्थात मूलभूत आवश्यकता, ऐसा कहिए कि मूलभूत जो आवश्यकताएं हमारी होती हैं, जैसे कि खाने की आवश्यकता, जैसे पानी पीने की आवश्यकता, जैसे हवाओं की आवश्यकता, जैसे मलमूत्र की आवश्यकता, अर्थात जो अत्यंत मूल आवश्यकताएं हैं, मूल आवश्यकताएं, उस आवश्यकताओं को इन्होंने अनुरक्षण आवश्यकता या सुरक्षा की आवश्यकता, ये इसको इन्होंने मूल आवश्यकता या अनुरक्षण की आवश्यकता कहा है, जो कि जिसके बिना आदमी रह ही नहीं सकता। पानी के बिना रह सकते हैं क्या? खाने के बिना रह सकते हैं क्या? शौच के बिना रह सकते हैं क्या? तो ऐसी जो या सुरक्षा की प्रवृत्ति जो होती है, अर्थात सुरक्षा की जो भावना होती है, तो उनको उन्होंने अनुरक्षण की आवश्यकता बताया है। अब जब ये पूरित हो जाता है, अनुरक्षण की आवश्यकता की जब पूर्ति हो जाती है, तब पक्ष आता है समृद्धि की आवश्यकता। अब जब खाने पीने की व्यवस्था हो गई, पानी पीने की व्यवस्था हो गई, रहने खाने की व्यवस्था हो गई, तब आता है समृद्धि की अवस्था। अर्थात हमारे पास एक अच्छा सा मकान कहाँ से आए, हमारे पास बैंक बैलेंस अच्छे कहाँ से आए, हमारे पास एक बहुत अच्छा 4 चक्का कहाँ से आए, हम प्लेन में ही कैसे अप डाउन कहीं से कहीं करें। अर्थात एक सम्मान की जो भावना है, एक समृद्धि की जो भावना है, एक कुछ कर गुजरने की जो आवश्यकता होती है, अर्थात उसमें क्या ऐश्वर्यात्मक, ऐसा कह सकते हैं कि आप कि ऐश्वर्य पाने की जो इच्छा होती है, वो समृद्धि की आवश्यकता में इन्होंने गिना है कि हमें हमारे पास भी कुछ ऐसा हो जिससे कि हमारा भी कुछ अस्तित्व हो, लोग भी मुझे कुछ ऐसे जाने। इसके लिए इन्होंने समृद्धि की आवश्यकता को बताया है, समृद्धि की आवश्यकता। फिर व्यक्तित्व का विकास आता है, तीसरा पक्ष। अब व्यक्तित्व का विकास के लिए इन्होंने कहा है, इसके लिए इन्होंने बताया कि इसमें भी क्या होता है, तो अनुभूति, इसको समझिए, अनुभूति और आत्मसंप्रत्यय। आत्मसंप्रत्यय, इसमें इन्होंने कहा व्यक्तित्व का विकास कैसे होता है, तो इसमें दो पक्ष सम्मिलित होते हैं। एक तो अनुभूति जो हमारे द्वारा की जाती है, वो अनुभूति मैंने क्या बताया था कि अनुभूति कई बार हमारी गलत भी हो सकती है और सही भी हो सकती है। प्रत्यक्षण जो होता है कई बार हमारा सही भी हो सकता है, कई बार गलत भी हो सकता है। तो वो अनुभूति और आत्मसंप्रत्यय, आत्मसंप्रत्यय अर्थात अपने आप को जानने के लिए जो हम संप्रत्यय बनाते हैं वो। अब क्या होता है कि इस आत्मन और आत्मसंप्रत्यय और अनुभूति, इस दोनों में जब तालमेल नहीं बैठता है, समझिए इस बात को, जब भी अनुभूति में जो हम अनुभूति करना चाहते हैं, जो जैसी हमारी अनुभूति होती है कि हम इस बार जो परीक्षा देंगे उसमें हम क्वालिफाई निश्चित रूप से हो जाएंगे, निश्चित रूप से हो जाएंगे और हमें अवश्य ही नौकरी लग जाएगी, एक अच्छी सी नौकरी लग जाएगी। अब ऐसी हमारी अनुभूति चल रही है। आत्मसंप्रत्यय, उसके लिए हम पूरे प्रयासरत हैं और हम सारा कुछ मेहनत कर रहे हैं। अब क्या होता है, अब समझिए इस बात को, जब भी अनुभूति और आत्मसंप्रत्यय के बीच तालमेल की कमी हो जाती है, तालमेल की कमी हो जाती है, तब क्या हो जाता है, इन दोनों के बीच कमी के कारण क्या हो जाता है, चिंता का विकास हो जाता है। अब मान लीजिए कि मेरी अनुभूति थी कि हम इस बार जो एग्जाम देंगे बहुत अच्छे नंबर से इसमें पास हो जाएंगे, हमारी नौकरी लग जाएगी। उसके लिए हम प्रयास भी किए, खूब तैयारी किए, खूब दिल लगा करके तैयारी किए। अब अगर सपोज ऐसा नहीं होता है तो क्या बढ़ेगी, चिंता बढ़ेगी, टेंशन बढ़ेगी, खौफ बढ़ेगा, एक प्रकार से झल्लाहट बढ़ेगी, चिड़चिड़ापन बढ़ेगा। एक्सपेक्टेशन की, आशाओं की जब परिपूर्ति नहीं हो पाती है तभी तो चिंता बढ़ती है। तो जब इन दोनों में संबद्धता की कमी हो जाती है,
तब चिंताएं बढ़ती है, और इस चिंता से मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति क्या करता है, कुछ न कुछ कार्य करना चाहता है। और वही जो चिंता से मुक्ति पाने के लिए जो कुछ कार्य करना चाहता है उसे ही इन्होंने प्रतिरक्षा कहा है। क्या कहा है? इन्होंने क्या कहा है? प्रतिरक्षा कहा है। तो चिंता से मुक्ति पाने के लिए जब हम किसी भी चीज़ों को, तार्किक पक्षों को अपनाते हैं, उससे मुक्ति पाने के लिए जब हम प्रयास करते हैं, इसको ही इन्होंने प्रतिरक्षात्मक तंत्र या प्रतिरक्षा इन्होंने बताया है। तो मुख्य रूप से इसमें सारे पक्ष इसको सम्मिलित आप कर देंगे तो मुख्य रूप से इसमें स्वतंत्रता, विवेकता, पूर्णतावाद, परिवर्तनशीलता, आत्मनिष्ठता, अलक्षणता, विषम स्थिति वगैरह वगैरह पर इन्होंने मुख्य तौर पर इन्होंने अपने जो सांवृत्तिक सिद्धांत है इसको 3 भागों में डिवाइड किया है। व्यक्तित्व के स्थायी पहलू, व्यक्तित्व की गतिकी और व्यक्तित्व का विकास। इसको मुझे लगता है कि आप बहुत ही सिंपल भाषा में और सारा कुछ समझे होंगे। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।